नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन करेंगे हम कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ होता है और कैसे इसको मेजर किया जाता है और आम आदमी पर क्या इसका इम्पेक्ट होता है। इससे पहले डिस्कशन चालू करें, हमारा कंटेस्ट क्यों है इन्फ्लेशन का, कि अभी जो है जो बेस ईयर हुआ होता है इन्फ्लेशन का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसको रिवाइज करके 2012 पहले था, उसको रिवाइज करके 2024 कर दिया गया। हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलावा और क्या होता है, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कौन कौन से आइटम्स हैं, किसका क्या वेटेज है, और साथ साथ जो है आम आदमी पे जो है इंटरेस्ट रेट पे जो है सेविंग पे क्या असर इसका पड़ता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इस इन्फ्लेशन रिफर्स या रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। मतलब जो हमारा गुड्स है, सर्विसेज है, उसका जो है अगर कुछ दाम बढ़ता है, रेट बढ़ता है, जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे पीरियड से, मतलब अगर हम ये हमारा 2026 चल रहा है, तो अगर हम 2025 के कंपेरिजन में कोई चीज़ 100 रुपये का खरीद रहे थे और वो अगर हमको 105 रुपये में मिल रहा है, तो हमारा क्या है कि ये इसका रेट जो है बढ़ा है। किसी कारण से 2025 में कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी और अभी भी वो 100 रुपये की ही मिल रही है, तो क्या है, उसका दाम नहीं बढ़ा है। तो यही हम मेजरमेंट करते हैं कि हमारा दाम बढ़ा है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमको जो है कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो या तो हम प्रीवियस ईयर लें या तो कोई बेस ईयर लें। तो पहले जो बेस ईयर रहता था 2012 रहता था, अब उसको रिवाइज करके 2024 कर दिया गया है। मतलब 2024 में जो है जो बास्केट्स ऑफ कमोडिटी है, मतलब जो भी आपके कंजम्पशन के लिए आपको फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सर्विसेज है, खाने पीने की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, रेजिडेंस है आपका, तो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों का जो है एक वैल्यूएशन निकाला जाता है, एक कॉस्ट निकाला जाता है, और उस कॉस्ट को जो है दूसरे ईयर के साथ जो है उसका कंपैरिजन किया जाता है। इसके चलते जो है जो हमारा दाम बढ़ता है वो क्या होता है, काजिंग डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी और रियल इनकम। दाम बढ़ने की वजह से, जैसे क्या है कि 100 रुपये की चीज़ अगर 105 रुपये हो गई, तो इससे क्या होता है इम्पैक्ट, कि हमारा जो परचेसिंग पावर है, हमारे खरीद करने की जो कैपेसिटी है, चाहे हमारा जो रियल इनकम जिसको बोला जाएगा, वो क्या होता है, डाउन होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब हुआ दाम का बढ़ना, और दाम के बढ़ने की वजह से जो है हमारा जो परचेसिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है वो कम होती है। हमारा जो इनकम है वो रियल इनकम जिसको बोला जाए वो कम होता है। रियल इनकम कम क्यों होता है, कि मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है और 100 रुपये ही मेरा इनकम है, ठीक है, ठीक है, इसके रेशियो में मेरा इनकम ठीक है। अब किसी कारण से जो है इन्फ्लेशन जो है बढ़ करके 105 हो गया और अगले साल मेरा इनकम 102 रुपये हो गया, तो क्या मेरी परचेसिंग पावर उतनी रह जाएगी? सिंपल सी चीज़ है, मैं 100 रुपये कमाता था, 100 रुपये में खरीदता था, लेकिन अब 102 कमा रहा हूँ, लेकिन 105 में खरीद, तो यहाँ पे 3 रुपये का मेरे को क्या हो रहा है, मेरी परचेसिंग पावर कम हो जा रही है, चाहे रियल इनकम जो है मेरा 3 रुपये जो है यहाँ पे माइनस में हो जा रहा है। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो है रियल इनकम जो है वो निगेटिवली जो है इम्पेक्टेड होता है। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ने की वजह से जो है ईच यूनिट ऑफ करेंसी एंड कैन बाई फ्यूअर्स गुड्स एंड सर्विस देन बिफोर। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो करेंसी की जो कैपेसिटी है परचेस करने की वो जो है डाउनफॉल होती है। अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल के कंपेयर में, तो हम जो है चीज़ों को कम खरीद पाते हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन अफेक्ट द फाइनेंशियल वेलबिंग ऑफ द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड का जो फाइनेंशियल वेलबिंग जो है अच्छे से रहन सहन का जो तौर तरीका होता है वो जो है निगेटिवली इम्पेक्ट करता है। स्पेशली जो है जो लोअर इनकम वाले जो ग्रुप वाले हैं लोग, और जिसका फिक्स इनकम है, मतलब सोसाइटी में हमारे ऐसे भी लोग हैं जिनका इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है सैलरी बढ़ते रहता है, जैसे कि जिसका महंगाई भत्ता डीए वगैरह बढ़ता है तो उनको उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जिसकी सैलरी फिक्स्ड है तो महंगाई बढ़ने से वो भी निगेटिवली इम्पेक्टेड होते हैं, और जो लोअर इनकम ग्रुप में लोग हैं वो भी जो है निगेटिवली इम्पेक्टेड होते हैं। एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी परचेस्ड विद द सेम नॉमिनल इनकम। मतलब उस नॉमिनल इनकम में जो है हम जो परचेस कर रहे थे उसके कंपेरिजन में हम इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से हम कम खरीद पाएंगे, जिसके चलते जो है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो बढ़ जाता है, निगेटिवली इम्पेक्टेड होता है। सेम अमाउंट के पैसे से हम लेस अमाउंट ऑफ द जो कमोडिटी हम खरीद पाते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इम्पेक्टेड होता है। और जो रियल इंटरेस्ट रेट आर आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द राइज इन द इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं 8% इंटरेस्ट के रेट से जो है कोई चीज़ जो है बैंक में पैसा रखा हूँ, एफडी किया हूँ। अब 100 रुपये की चीज़ पे मुझे 108 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। 108 रुपये मेरा मैनुअली हो जाएगा एक साल के बाद 8% इंटरेस्ट रेट ऐड करके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 100 रुपये की चीज़ जब 105 रुपये चली जाएगी तो मेरा रियल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो यहाँ पे रियल इंटरेस्ट जो होगा, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है माइनस इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ 5% इन्फ्लेशन है और 8% जो है वो मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे 8% इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन 3%, तो ये इन्फ्लेशन 5%, तो मेरा कितना हुआ रियल जो इंटरेस्ट रेट बोलेंगे, तो यहाँ पे मेरा रियल इंटरेस्ट रेट 3% हुआ। मतलब जो मेरा मनी का ग्रोथ जो मैं 8% सोच रहा हूँ, यहाँ पर क्या ग्रोथ होगा, केवल 3% का ग्रोथ होगा। तो इसके चलते जो है हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट जो है, जो हमको एक्चुअल में जो बेनिफिट होना चाहिए वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। देयरफॉर विद द राइजिंग इन्फ्लेशन द रियल इंटरेस्ट रेट गोज डाउन
विच माइट डिस्करेज पीपल फ्रॉम द सेविंग बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर मनी डज नॉट ग्रो एज मच। तो इसके चलते जो है जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो कम हो जाता है उसकी वजह से जो है पब्लिक जो है डिस्करेज होता है कि हम जो है सेव नहीं कर पाता है, क्योंकि सेविंग की तरफ जो है इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं, अट्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो है रियल इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे रिड्यूस होकर हमको मिल रहा है। तो रियल इंटरेस्ट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, परचेसिंग पावर भी कम हो जाता है और चॉइसेस भी कम हो जाते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन को अगर हम काउंट करें चाहे डिफाइन करें तो विच मेजर्स द चेंजेस इन द कंज्यूमर प्राइस ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन गिवन मंथ कंपेयर टू द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसको जो है प्रीवियस ईयर के जो है मंथ है उससे कंपेयर करते हैं और उसके चलते जनरल प्राइस लेवल ऑफ जो कंज्यूमर को जो कंज्यूम करने वाले जो है एक आम आदमी का जो है रिटेल लेवल पर जो कंजम्पशन होता है उसको ये मेजर करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है इन द कंट्री एज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को बेंच मार्क मान करके जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है। तो ये जो है सबसे चीफ जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर कंट्री में देखा जाए तो इन्फ्लेशन को मेजर करने का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है। फार्मूला कैलकुलेट करने का क्या होता है कि एक देखिए एक बेस ईयर लेंगे चाहे प्रीवियस ईयर लेंगे तो उसको हम क्या मानते हैं सीपीआई एक्स, और जिस साल का मान लीजिए अगर पिछले साल के कंपेयर में इस साल का अगर हमको मेजर करना है तो सीपीआई एक्स प्लस 1 हो जाएगा हमारा, और माइनस जो प्रीवियस ईयर का जिस बेस ईयर को हम ले रहे हैं तो उसका इन्फ्लेशन रेट और इंटू 100। सपोज दैट कि मान लीजिए पिछले साल का हमारा जो है इन्फ्लेशन 100 रुपये था, इस साल 105 रुपये हो गया है कोई चीज़, और ये 100, तो ये 5 इंटू 100 मतलब हमारा 5% जो है इन्फ्लेशन वो आ जाता है। तो इसी के चलते जो है इस फार्मूला के चलते जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स, माइंड कीजिए कि कौन इसको रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है इस फार्मूले के तहत। और इसमें बेस ईयर क्या रखा गया है 2024 को, जो कि रिप्लेस करता है 2012 को। 2024 वाली जो सीरीज को लागू किया गया है इसमें जो है अर्लियर जो हमारे स्ट्रक्चर थे उसको कुछ रिप्लेस करके जो है 6 ब्रॉड ग्रुप जो है जिसमें फूड एंड बेवरेज, पान, टोबाको, इंटॉक्सिकेंट्स, क्लॉथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस, ये सब चीज़ों को जो है ऐड किया गया, और सर्विस जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया इसमें। सीपीआई 2024 का जो बास्केट है उसमें 358 गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारा 2012 वाले में जो है उसमें 299 गुड्स और कमोडिटी हुआ करते थे, गुड्स और सर्विसेज हुआ करते थे, लेकिन 299 से बढ़ा करके 358 कर दिया गया है। इस तरीके से जो है 59 गुड्स और सर्विसेज जो है इसमें इंक्रीज़ किया गया है। मतलब जो है हमारा नया वाला जो बास्केट ऑफ कमोडिटी 2024 के हिसाब से जो है इसमें इसको और इनलार्ज किया गया है, इसमें और सी चीज़ों को ऐड किया गया है। इसमें जो है 12 डिवीजन में जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है एट द फर्स्ट लेवल। 43 ग्रुप हैं, 92 क्लासेस है और एक 162 सब क्लासेस है, जिसमें जो है 358 आइटम्स जो हैं ये जो है लास्ट जो है लेवल ऑफ हायरार्की, मतलब कंज्यूमर जो है फाइनल कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है उसमें 358 आइटम्स को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ साथ जो है इसमें रूरल हाउस रेंट जो है उसको फर्स्ट टाइम जो है हमारे सीपीआई बास्केट में ऐड किया गया है, जिसके चलते जो है हमारा रूरल हाउसिंग का जो कंजम्पशन है उसके कवरेज को भी इसमें इम्प्रूवमेंट मिला है, वेटेज मिला है और उसको भी जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें अगर वेटेज देखा जाए 2026 मतलब जो है ये नया वाला जो है 24 वाला, तो फूड एंड बेवरेज को जो है 36.75 है, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स जो है 2.99 है, क्लॉथिंग्स को 6.38 दिया गया है, पर्सनल केयर मिसलेनियस 5.08 दिया गया है, इस टाइप से जो है दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन को 8.08 दिया गया है, हेल्थ को 6.10। तो इस टाइप से जो है इसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों का भी वेटेज जो है अलग तरीके से दिया गया है। ये क्या हुआ हमारा सीपीआई। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, जैसे इसके मतलब जो हम अभी का जो डिस्कशन किए इसमें क्या है कि कंज्यूमर जो फाइनल कंज्यूमर है उसको हमने डिस्कशन किया, लेकिन एक होता है होलसेल लेवल पे जो है रिलीज़ किया जाता है, फैक्ट्री लेवल पे जो रिलीज़ किया जाता है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा जो है रिलीज़ किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को जो है उसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है ये एक इंस्टीट्यूशन, इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है और इसमें जो है 697 जो है कमोडिटीज़ जो है इंक्लूडेड है। उसको 3 जो है कंपोनेंट में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें 22.62 वेटेज दिया गया है, फ्यूल एंड पावर को 13.15 दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को जो है 64.23 दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है इसमें वेट ज़्यादा किया गया है। इसमें मेन जो डिफरेंसेस जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है सर्विस को काउंट नहीं किया जाता है। सर्विस को काउंट नहीं करने की वजह से जो है अगर किसी कारण से अगर सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाता है तो सीपीआई में जो है वो बढ़ करके दिखेगा,
लेकिन WPI में जो है वेटेज अगर सर्विस सेक्टर करनी है तो वो हमको पता भी नहीं चलता है। तो की डिफरेंस यही है कि जैसे मान लीजिए आप हेयर कट करते हैं सैलून में जाकर के, उसका रेट बढ़ गया, बैंकिंग सर्विसेज का जो है कॉस्ट अगर बढ़ गया तो वो जो है वो WPI में जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन CPI में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो सर्विस वाला जो सेक्टर है वो WPI में मिसिंग है। उसी तरीके से जो है सर्विस में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन सिस्टम, रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट, पर्सनल केयर, ये सब चीज़ें जो है अगर ये कॉस्टली हो जाती हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ करके दिखेगा, लेकिन होलसेल जो है प्राइस जो है वो हमको बढ़ करके नहीं दिखेगा। तो ये हमारा जो है बेसिक डिफरेंस हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का और होलसेल प्राइस इंडेक्स का, कि किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, क्या क्या वेटेज है और किस कंडीशन में जो है किस पे जो है हमको डिफरेंसेस दिखेगा। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।